हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर अब स्टार्ट कर रहे हैं जेईई एडवांस 2023 पेपर 2 का सॉल्यूशन। हम यहाँ पर उसका एनालिसिस करने वाले हैं। लास्ट के जितने भी वीडियोस आप देखेंगे उसमें हमने 23 के पेपर 1 का सॉल्यूशन देखा था। वहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मल्टीपल चैप्टर के कॉन्सेप्ट इंक्लूड है। जेईई एडवांस के जब कभी हम पेपर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें मल्टीपल चैप्टर के कॉन्सेप्ट आते हैं। बहुत बार हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट आए, बहुत बार डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट आए। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान से एनालिसिस कर लेना है, समझ लेना है। हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर 2 का सॉल्यूशन। और सबसे पहले हम यहाँ पर सेक्शन 1 की बात कर रहे हैं। और सेक्शन 1 में हमारे पास में क्लियरली इंस्ट्रक्शन गिवन है कि मैक्सिमम 12 मार्क्स। ओके, अगर हम सारे क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते हैं तो हमें मैक्सिमम 12 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर हर इस सेक्शन में हमारे पास में 4 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है ABCD। जैसा यहाँ पर हमेशा हमको यहाँ पर मिलते हैं, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और यहाँ पर ओनली 1 ऑफ दिस इज करेक्ट, मतलब सिंगल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा आपको। अगर हम सही ऑप्शन चूज करते हैं तो +3 मार्क मिलेंगे और गलत चूज करते हैं तो -1, मतलब नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। अगर आप देखते हैं तो एडवांस का जो पेपर पैटर्न है उसका जो मार्किंग स्कीम है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये समझ लेना है कि अगर सिंगल चॉइस, सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला सेक्शन है तो वहाँ पर हमको सही करने पे +3 मार्क ही मिलेंगे। ओके, और गलत करने पे -1 मार्क। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। क्वेश्चन में गिवन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म बाय 2 चार्ज +q एंड -q लोकेटेड इन XY प्लेन एट 0,2 mm एंड 0,-2 mm। ओके, जैसा हमको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, ये +q चार्ज जो है ये 0,2 पर रखा हुआ है और -q जो है वो 0,-2 पर रखा हुआ है। ठीक है, ए शोन इन फिगर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ P दैट इज 100,100 mm। ओके, यहाँ पर ये P पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू द डाइपोल इज V0 यहाँ पर गिवन है। द चार्ज +q एंड -q नाउ मूव्ड टू द पॉइंट -1,2 mm एंड 1,-2 mm है ना। इनको हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, इनको मूव करवा दिया, नया पोजीशन दे दिया, तब पोटेंशियल कितना होगा वो हमको फाइंड करना है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, तो हमारे पास फार्मूला होता है V इज इक्वल टू P cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ओके, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हम हर बार देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो पोटेंशियल होता है वो r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पर अगर पॉइंट चार्ज की बात करें तो वो केवल r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम P की बात करें तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ना। अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं या इसका पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर जो थीटा है, थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा है इस डाइपोल मोमेंट P। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं, ये डाइपोल मोमेंट P और r के बीच का एंगल, तो यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल थीटा है। और यहाँ पर जो P का पोजीशन है दैट इज 100,100, उससे हम क्लियरली समझ सकते हैं कि ये जो एंगल है वो 45 डिग्री है ना, क्योंकि यहाँ पर हाइट और बेस इक्वल हो जाएंगे तो एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है 45 डिग्री, है ना। अगर हम इन डाइपोल के जो चार्जेस हैं इनका पोजीशन चेंज करते हैं तो यहाँ पर थीटा डेफिनेटली चेंज हो रहा है ना। तो अगर हम केस 1 की बात करें, है ना, तो यहाँ पर पोटेंशियल तो V0 है। अगर हम P की बात करें तो P कितना होगा, यहाँ पर P हमको मिलेगा चार्ज Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 4 mm, है ना। स्टार्टिंग में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था 4 mm था। अगर हम थीटा की बात करें तो इसे हम P0 लिख लेते हैं, इसे θ0 लिख लेते हैं और उसका वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री था। ओके, हम केस नंबर 2 देखते हैं अब। और अगर हम केस नंबर 2 की बात करें जिसमें हमने डाइपोल के चार्ज जो है उनका पोजीशन चेंज कर दिया है ना, तो इसे हम रब कर लेते हैं थोड़ा सा। नया पोजीशन हमको यहाँ पर दिख रहा है। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस देखें D, ओके, तो यहाँ पर D हमको मिलेगा -1 दैट इज इक्वल टू -2²। ओके, और सेम एज इट इज़ हमको 2 + 2 दैट इज़ 4² हमको यहाँ पर मिल रहा है। ओके, तो D का वैल्यू हमको यहाँ पर मिल रहा है 4 + 20 दैट इज इक्वल टू 4 + 16 दैट इज इक्वल टू √20 mm। ओके,
तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट P जो होगा वो कितना होगा, Q इंटू √20। ओके, अगर हमको एंगल फाइंड करना है, मतलब कि अगर हम डाइपोल मोमेंट और R के बीच का एंगल देखें तो यहाँ पर हम बात करेंगे ये कंप्लीट एंगल की। ओके, और ये कंप्लीट एंगल जो होगा वो होगा 45 प्लस दिस थीटा। ओके, है ना। तो सबसे पहले हम ये थीटा निकालते हैं, 45 तो यहाँ पर है ही सही, थीटा निकालते हैं। जो हमारा जो केस नंबर 2 है उसमें जो एंगल है वो 45 प्लस थीटा है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू देखें तो हमको ये ट्राइंगल यहाँ पर जो मिल रहा है, इस ट्राइंगल को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। ओके, अगर इस ट्राइंगल का हम हाइट देखें तो वो 2 है, और इस ट्राइंगल का ये एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल यहाँ पर थीटा हमने कंसिडर किया है, तो बेस यहाँ पर 2 है और हाइट यहाँ पर 1 है। ओके, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, √5। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √5। अगर हम यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करें तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा यहाँ पर होगा 1 डिवाइडेड बाई √5, और अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू अगर यहाँ से देखते हैं तो हमको मिलेगा 2 डिवाइडेड बाई √5। ओके, अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल का फार्मूला देखें सेकेंड केस में तो वो हमको मिलेगा P इंटू कॉस 45 प्लस थीटा। ओके, 45 प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ पर एंगल चेंज हो गया है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर का यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है क्योंकि पहले भी उसका सेंटर ओरिजिन पे था और सेकंड केस में भी सेंटर ओरिजिन पर है, तो यहाँ पर आर में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर हम कॉस 45 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर कॉस का आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन थीटा। इसीलिए हमने ये वैल्यू कैलकुलेट किया था यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमको पता था कि यहाँ पर हमको इसका वैल्यू चाहिए रहेगा। तो 1/√2 और कॉस का वैल्यू यहाँ पर 2/√5 है। ओके, माइनस 1/√2 अगेन, और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर 1/√5 है। तो ये वैल्यू हमको मिला 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √10। ओके, इन सब का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो V इज इक्वल टू P हमको यहाँ पर मिल रहा है Q इंटू √20। ओके, इंटू कॉस थीटा प्लस 45 का वैल्यू हमने 1/√10 फाइंड कर दिया है। ओके, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एज इट इज। ओके, अब यहाँ पर अगर हम V की बात करें तो फर्स्ट केस में अगर हम पोटेंशियल देखें तो फर्स्ट केस में पोटेंशियल कितना था, P का वैल्यू था 4Q mm में, है ना, 4 का वैल्यू mm में है, और यहाँ पर cos 45 हम पुट करेंगे, है ना, तो यहाँ पर cos 45 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास V नॉट का वैल्यू था। तो अगर हम इसे और अच्छे से सॉल्व करें तो यहाँ पर हमको, या फिर हम इसको V नॉट से डिवाइड कर देते हैं, इस पूरी इक्वेशन को V नॉट से डिवाइड कर देते हैं, तो V नॉट इज इक्वल टू हमारे पास में है 4 इंटू Q, ओके, इंटू 1/√2, क्योंकि cos 45 का वैल्यू 1/√2 है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एज इट इज़, है ना। दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, Q से Q भी कैंसिल हो जाएगा। हमको यहाँ पर V/V नॉट का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा 2। ओके, तो हम यहाँ पर मिलेगा हमको 1/2। ओके, तो हमारा V जो होगा वो V नॉट बाई 2 होगा। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पर अब फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ओके, और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो कैपेसिटर से रिलेटेड है ना। यहाँ पर सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला सेक्शन है। ये क्वेश्चन में गिवन है अ कंटेनर हैज बेस ऑफ 50 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। ये कंटेनर है जिसका बेस का जो विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर, उसका जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर गिवन है, उसका हाइट 50 सेंटीमीटर गिवन है जैसे डायग्राम में गिवन है। इट हैज़ 2 पैरेलल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग वॉल ईच ऑफ एरिया 50
सेंटीमीटर क्रॉस 50 सेंटीमीटर, ये हमको यहाँ पर गिवन है, डायग्राम में हम देख पा रहे हैं। रिमेनिंग वॉल ऑफ द कंटेनर आर थिन एंड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। द कंटेनर इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, ओके, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कितना है 3 है, एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस आफ्टर 10 सेकेंड। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि 10 सेकेंड के बाद ये कितना फील हो जाएगा, यहाँ पर एच कितना होगा, ठीक है। तो 10 सेकेंड के बाद इसका कितना वॉल्यूम यहाँ पर फील होगा, हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो V इज इक्वल टू यहाँ पर 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, इंटू 10 करेंगे तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम यहाँ पर फील होगा, ओके। और कितना हाइट वो पहुँचेगा, तो H इंटू 5 इंटू 50 हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। H का वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर आने वाला है, मतलब वो 10 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हाइट तक फील होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दो कैपेसिटर बन जाएंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ठीक है। एक ऊपर वाला कैपेसिटर जिसको हमने C1 लिखा और एक नीचे वाला कैपेसिटर जिसको हमने C2 लिखा, और दोनों पैरेलली कनेक्ट होंगे, है ना। जो एयर फील्ड है और एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एयर फील्ड जो कैपेसिटर होगा C1, उसका कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट A, है ना। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल से यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि एरिया कितना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका लेंथ जो होगा वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर तो किसका हुआ, लिक्विड का हुआ, और जो लेंथ होगा वो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एरिया हम यहाँ पर लिखेंगे 40 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पर 10⁻⁻, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक के लिए 10⁻⁻², दो के लिए 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D का वैल्यू 5 इंटू 10⁻², ओके। तो यहाँ पर अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो C1 का वैल्यू हमारे पास में आया ये 2000 होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻² इंटू एप्सिलॉन नॉट हम लिखेंगे। तो C1 का वैल्यू हमको मिला, ये 40 टाइम कैंसिल होगा तो हमको मिलेगा 400 इंटू 10⁻² एप्सिलॉन नॉट, ओके। इसे हम कैंसिल करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा। C1 का वैल्यू हमको मिला 4 एप्सिलॉन नॉट। सेम एज इट इज़ हम C2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर K का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। K का वैल्यू यहाँ पर 3 है इंटू एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़। एरिया अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हाइट है उसका 10, तो 10, और उसका विड्थ है 50, तो 50। फिर से हम यहाँ पे 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई करेंगे और विड्थ वही है 5 इंटू 10⁻⁻², यहाँ पर ऊपर 10⁻⁻4 होगा, ठीक है। इसे हम सॉल्व करें तो हमको मिलेगा 1500, ओके, डिवाइडेड बाय 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻², ओके। तो ये होगा 300 इंटू 10⁻⁻² इंटू एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो ये कैंसिल होके हमको मिलेगा 3 एप्सिलॉन नॉट, ओके। जब दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो C इक्विवेलेंट मिलेगा C1 प्लस C2, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो C इज इक्वल टू 7 एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास गिवन है 9, तो 7 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻12, है ना। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू गिवन है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो ये हो जाएगा 63 पिकोफैराड। तो यहाँ पर हमारा B करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से इजी क्वेश्चन होंगे जो आप इजीली कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले पूरे क्वेश्चन में वही क्वेश्चन देखना है, पेपर में वही क्वेश्चन देखना है, थोड़े इजी है जो हमसे बन सकेंगे, ठीक है। बाकी जो टिपिकल क्वेश्चन है जिसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, लेंदी जा रहे हैं, ठीक है, वो भी आप पहले ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा ईजी हो जाएगा। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ओके। सेक्शन फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर
क्वेश्चन में गिवन है इन द फॉलोइंग सर्किट C1 इज इक्वल टू 12 माइक्रोफेराड, C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेराड, C4 एंड C5 बोथ आर इक्वल ऑफ 2 माइक्रोफेराड, चार्ज स्टोर्ड इन C3। इस सर्किट को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सब कॉमन है। ओके, यहाँ पर भी ये पॉइंट और ये पॉइंट जो डायग्राम में हम देख रहे हैं सारे पॉइंट क्या है, कॉमन है। मतलब कि ये जो 2 वोल्ट यहाँ पर बैटरी के थ्रू अप्लाई है, ये C2 के अक्रॉस, C3 के अक्रॉस, C4 के अक्रॉस और C5 के अक्रॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, मतलब सभी के अक्रॉस 2 वोल्ट है। अगर हम Q3 फाइंड करना चाहते हैं तो Q3 क्या होगा, Q3 होगा C3 इंटू 2 वोल्ट, और C3 का वैल्यू कितना है 4 माइक्रोफेराड, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम। ओके, तो आंसर होगा हमारा 8 माइक्रोकूलम। बहुत इजी क्वेश्चन था, यहाँ पर डायरेक्टली सर्किट डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर 10th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और ये 10th क्वेश्चन हमारा इंटीजर टाइप वैल्यू सेक्शन से है, सेक्शन 3 से है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आंसर होगा। क्वेश्चन में गिवन है चार्ज इज केप्ट एट द सेंट्रल पॉइंट P ऑफ सिलेंड्रिकल रीजन, द टू एजेस सस्टेन एट हाफ एंगल थीटा एट पॉइंट P as shown in figure. When theta is equal to 30 degree, the electric flux through the curved surface of cylinder is phi, है ना। जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा तो कर्व्ड सरफेस, यहाँ पर ये बात जरूर हमको नोट करना है, कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो फाई पास हो रहा है। जब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा तो कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो 5/√n होगा। तो n का वैल्यू हमको यहाँ पर बताना है। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉलिड एंगल की हेल्प से करें तो बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। अगर हम गॉस लॉ की हेल्प से देखें तो टोटल फ्लक्स फाई जो होता है वो होता है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर प्लेन सरफेस की बात करें तो उसका सॉलिड एंगल देखते हैं, है ना। जैसे अगर हमारे पास में यहाँ पर एक कोन है ना, और कोन का बेस जो है उस बेस पर सॉलिड एंगल अगर हम देखें तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है 2 पाई इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर प्लेन एंगल है, मतलब प्लेन एंगल की हेल्प से आप सॉलिड एंगल निकाल सकते हो। ये अपेक्स जो है इसका एंगल है थीटा, ठीक है। तो इसका एंगल अगर थीटा होता है, हाफ एंगल यहाँ पर थीटा है, तो सॉलिड एंगल जो होगा वो 2 पाई इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो कर्व्स प्लेन सरफेस, एक ऊपर वाला भी और एक नीचे वाला भी, ठीक है। तो अगर हम फाई की बात करें, मतलब कि ये तो हमने गॉस लॉ लिखा था, अगर हम फाई की बात करें तो फाई होगा यहाँ पर जो कर्व्ड सरफेस से पास हो रहा है, जो कर्व्ड सरफेस से पास हो रहा है, मतलब कि टोटल फ्लक्स माइनस फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्लेन सरफेस। ओके, टोटल फ्लक्स। तो अगर हम प्लेन सरफेस का, अगर हमको सॉलिड एंगल पता चला तो सॉलिड एंगल ऑफ प्लेन सरफेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉलिड एंगल ऑफ प्लेन सरफेस अगर हम देखें तो फाई पी इसे हम लिखेंगे या प्लेन लिख लेते हैं, प्लेन सरफेस वो होगा, सॉरी सॉलिड एंगल ऑफ प्लेन सरफेस ओम, यहाँ पर सॉलिड एंगल पी हम लिख सकते हैं जो कि होगा 2 इंटू 2 पाई, है ना, क्योंकि दो सरफेस एक का इतना होता है तो दो का कितना होगा, तो 4 पाई लिख सकते हैं यहाँ पे, 4 पाई इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम फाई का वैल्यू कैलकुलेट करें या फिर हम सॉलिड एंगल कर्व्ड सरफेस का देखें तो टोटल सॉलिड एंगल कितना होगा 4 पाई माइनस सॉलिड एंगल ऑफ प्लेन। ओके, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 4 पाई इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पाई कैंसिल होगा और कर्व्ड सरफेस का जो सॉलिड एंगल है, कर्व्ड सरफेस का जो सॉलिड एंगल है वो होगा 4 पाई कॉस थीटा। मतलब अगर कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स की बात करें, ठीक है, तो वो होगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, 4 पाई सॉलिड एंगल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो हम यहाँ पर इसे और अच्छे से क्लियर कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्टली सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं और उसको फ्लक्स से कोरिलेट कर रहे हैं। अगर हम क्लोज सरफेस का
फ्लक्स देखें तो वहाँ पर एंगल 4 पाई होगा, इसलिए हमने यहाँ पे टोटल सॉलिड एंगल से डिवाइड किया है 4 पाई से। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू हमको मिला Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा। ओके, तो अगर हम यहाँ पर फाई 30 डिग्री की बात करें, 30 डिग्री पर जो कि फाई है वैल्यू, तो वो होगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कॉस 30 डिग्री। ओके, और अगर हम यहाँ पर 60 डिग्री की बात करें तो फाई डैश हमको फाइंड करना है, जो कि वैल्यू है 5/√n। वैल्यू कितनी है? 5/√n। ओके, इज इक्वल टू होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पर फाई का वैल्यू पुट करते हैं हम। फाई का वैल्यू है हमारे पास Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कॉस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय √n एज इट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कॉस 60 डिग्री। तो ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर कैंसिल होगा। ठीक है, अगर हम √n इज इक्वल टू देखें, हमको मिलेगा cos 30 दैट इज √3/2 और cos 60 दैट इज इक्वल टू 1/2। कैंसिल हो जाएगा, √3 आंसर आएगा। मतलब n का वैल्यू हमारा 3 आने वाला है। यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा? 3। तो यहाँ पर सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए। जब कभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये जो सेक्शन है इसके क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इजी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। पॉजिटिव, दूसरा इंटीजर टाइप वैल्यू आएगा, तीसरा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस सेक्शन के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट ज़रूर करना है। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस सेक्शन से मिलते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 12th क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी हमारे सेक्शन 3 का क्वेश्चन है। ओके, मतलब कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप का होगा, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा और इंटीजर टाइप का होगा, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ये सेक्शन बड़ा हेल्पफुल है हमारे लिए। क्वेश्चन में गिवन है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ 5 नैनो कूलम पर मीटर। मतलब यहाँ पर उस लाइन चार्ज का हमको लैम्डा गिवन है, लाइन चार्ज डेंसिटी गिवन इज पासिंग थ्रू अ स्फेरिकल शेल रेडियस 1 मीटर एज शोन इन फिगर। ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है और इसके सेंटर से एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज पास हो रहा है। ए 10 नैनो कूलम चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, 10 नैनोकूलम का चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है ओवर स्फेरिकल शेल। इफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज रिमेन स्टैटिक, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड R। ठीक है, P यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है? 0.5 पर होगा, और R जो है कितने डिस्टेंस पर है? 2 मीटर पर है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड करना है। कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर हमारे लिए दे रखी है। ln2 का वैल्यू 0.7 हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अगर हम लाइन चार्ज की बात करें, अगर हम लाइन चार्ज की बात करें और लाइन चार्ज में अगर हमारा इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमको फाइंड करना, मान लेते हैं ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस B है। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है? B। पहले पॉइंट का डिस्टेंस A, दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस B है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln B बाई A। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तो अगर हम लाइन चार्ज के कारण, अगर हम लाइन चार्ज के कारण पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं तो लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R ln B का वैल्यू यहाँ पर 2 है और A का वैल्यू यहाँ पर 0.5 है। ठीक है, मतलब ln4। लैम्डा का वैल्यू हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5 इंटू 10⁻⁻9 है। 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 18 इंटू 10⁻9, और ln का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में 2 इंटू 0.7 है, क्योंकि ये ln4 है ना, ये क्या है? ln4। तो इसको 2 इंटू ln2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लाइन चार्ज के कारण कितना आया, हम पोटेंशियल डिफरेंस ही डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं। लाइन चार्ज के कारण कितना आया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 0.7। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 इंटू 18 इंटू 0.7।
तो ये 0.7 10 से कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पर 18 इंटू 7 लिखेंगे तो ये मिलेगा हमको 76। कितना मिलेगा? 76 वोल्ट। 76 नहीं, यहाँ पर हमारे पास में होगा 126। ओके, तो 126 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर अब स्फीयर की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर स्फीयर की बात करें तो सेकंड हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल शेल की, ठीक है। स्फेरिकल शेल की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू स्फेरिकल शेल, एस लिख दिया है वहाँ पर, ठीक है, या शेल भी हम पूरा लिख सकते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट आर। तो इनसाइड पोटेंशियल तो कांस्टेंट होता है, कितना होगा? Q डिवाइडेड बाय या के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, और आउटसाइड कितना होगा? के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। के का वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10⁻⁹ हम रखेंगे, है ना। Q का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 10 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। और 1 बाय आर, आर का मतलब इसका रेडियस दैट इज इक्वल टू 1 मीटर माइनस 1 बाय स्मॉल आर मतलब कि 2 मीटर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा हमको 90 इंटू ये होगा 1/2, मतलब हमको मिल रहा है 45 वोल्ट। कितना मिल रहा है? 45 वोल्ट। अगर हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड कर देंगे, मतलब लाइन का प्लस शेल का, ठीक है, मतलब कि 126 प्लस 45, तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 5 दैट इज 11 एंड 4 प्लस 2 दैट इज 6 प्लस 7, सो 177 हमारा आंसर होगा। तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे 177। तो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन नंबर 14 फोर्थ सेक्शन का क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास में मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। ओके, 4 आइडेंटिकल थिन स्क्वायर मेटल sheet S1, S2, S4, each side A are kept parallel to each other, equal distance D which is very less than A between them, shown in figure, and C naught is equal to epsilon naught A square by D यहाँ पर given है। तो हमें यहाँ पर चारों A P Q R S के लिए ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहले अगर हम P की बात करें, क्वेश्चन में गिवन है कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विथ S2 एंड S3 आर नॉट कनेक्टेड। अगर मतलब हमने यहाँ पर S2 और S3 को कनेक्ट नहीं किया है तो ये सिंपल मेटल प्लेट जैसा बिहेव करेंगे। तो ये यहाँ पर एक सिंगल कैपेसिटर हम कंसिडर कर सकते हैं, जिसके बीच, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 3D। तो हमारा फर्स्ट कैपेसिटेंस जो होगा वो होगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A। तो एरिया A स्क्वायर हो जाएगा और डिस्टेंस हो जाएगा 3D। ओके, तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर बाई डी को C नॉट लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे C नॉट बाई 3। ओके, तो यहाँ पर C नॉट बाई 3 मतलब कि थर्ड ऑप्शन P के लिए हम चूज करेंगे। ओके, इसे हम रब कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है Q वाला ऑप्शन। Q वाले ऑप्शन में गिवन है कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 व्हेन S2 शॉर्टेड विथ S3। मतलब हमने अगर इन दोनों प्लेट को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और हम यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट करते हैं S1 और S4 के बीच में, हमने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट किया, ठीक है, एक बैटरी कनेक्ट किया है। तो ये जो S1 है ये अंदर से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और उसके कारण S2 का जो इंटरनल सरफेस है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया और S3 से कनेक्टेड है तो यहाँ पर S3 पर डिफिशियंसी ऑफ चार्ज हो जाएगा, मतलब उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट होगा। और S4 जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सिंपल दो कैपेसिटर हम कंसिडर कर सकते हैं जो सीरीज में कनेक्टेड है, C नॉट और C नॉट वाले। अल्टीमेट हमको मिलेगा C नॉट बाई 2। C नॉट क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है D, और एरिया कितना है A स्क्वायर। तो एक कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर डिवाइडेड बाय D। तो हमारे पास C नॉट बाई 2 मिलेगा, मतलब Q का ऑप्शन सेकंड है। तो यहाँ पर हम Q ऑप्शन चूज करेंगे, सेकंड Q के लिए सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। R के लिए हम अगर बात करें, फिर से इसे हम रख लेते हैं, है ना। तो अगर हम R के लिए बात करेंगे तो R में यहाँ पर गिवन है
आर में यहाँ पर गिवन है कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3 विथ S2 एंड S4 शॉर्ट सर्किटेड। तो यहाँ पर S2 और S4 को हमने शॉर्ट कर दिया है, ओके। और बैटरी हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है किसके बीच में, S1 और S3 के बीच में। तो S1 और S3 के बीच में हमने बैटरी कनेक्ट किया। तो यहाँ पर अगर हम इसका डायग्राम देखते हैं, सर्किट डायग्राम यहाँ पर अगर देखें तो सर्किट डायग्राम में हमको यहाँ पर सबसे पहले S1, तो ये S1 है, ठीक है। और इस S1 के सामने ही है S2, तो यहाँ पर S2 प्लेट मिल गया हमको। S1 पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो S2 पे ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और S2 को हमने कनेक्ट कर रखा है 4 नंबर से, है ना। तो S2 जो है वो कनेक्टेड है 4 नंबर से, तो यहाँ पर हमने S4 बना दिया। तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ओके। सॉरी, अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे कौन सा चार्ज आने वाला। और S4 के सामने S3 है, S4 के सामने कौन सा है, S3, तो एक कैपेसिटेंस यहाँ पर बनेगा। और S2 के सामने भी S3 ही है, तो ये S2 यहाँ पर है और इसके सामने भी S3 है, ओके। और S3 को हम कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब हमारे पास में तीन कैपेसिटर बन रहे हैं। इसका कैपेसिटेंस अगर हम देखें तो C0 होगा, इसका कैपेसिटेंस देखें तो C0 होगा, इसका कैपेसिटेंस देखें तो C0 होगा, ओके। और यहाँ पर अगर हम C0 पैरेलल में लेते हैं तो ये 2C0 हो जाएगा, ओके। और C0 और 2C0 अगर सीरीज में लेते हैं तो C0 इंटू 2C0 डिवाइडेड बाई 3C0, है ना, मतलब कि 2C0 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास में आर के लिए ऑप्शन होगा 4, ठीक है, आर के लिए ऑप्शन होगा 4। और अगर हम एस ऑप्शन देखते हैं, फिर से रब कर लेते हैं हम, है ना। आपको ये सारे पॉइंट नोट करते जाना है क्योंकि हम आगे यहाँ पर रब करते जा रहे हैं। तो एस की अगर हम बात करें, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 S2, है ना, S1 एंड S2 व्हेन विथ S3 एंड S1 शॉर्ट सर्किटेड। हमने S1 और S3 को शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। और हमको कैपेसिटेंस फाइंड करना है S1 और S3 के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसका आंसर हमारे पास में 3C0 होगा, फर्स्ट वाला, है ना, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उतना ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है तो S3 भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और S3 अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर S4 शॉर्ट सर्किटेड टू S2, ठीक है। और यहाँ पर जो S2 है, S2 को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर S4 जो है वो S2 से कनेक्टेड है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और S3 जो है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो पूरी प्लेट जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 कैपेसिटर मिल रहे हैं जो तीनों सीरीज में होंगे, है ना, तीनों सीरीज में होंगे ना। थोड़ा सा इसे हम और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम यहाँ पर सबसे पहली प्लेट S1 की बात करें, है ना, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल होगा और इसके सामने हमारे पास में S2 प्लेट रखा हुआ है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना। सेम एज इट इज़ अगर हम S2 और S4 की बात करें, हम पहले 3 की बात करते तो 3 जो है वो कनेक्टेड है, 3 जो कनेक्टेड है वो 1 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ये S3 आ गया। और S3 के सामने S2 है तो ये S2 तो सेम ही होगा, है ना, जो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है।
सेम एज इट इज S3 के सामने ये S3 और इसके सामने S4, और S4 बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर तीनों कैपेसिटर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है और यहाँ पर 3C0 आंसर आने वाला है। मतलब S के लिए हम 3C0 का, तो अल्टीमेट देखें तो P के लिए थर्ड, Q के लिए सेकंड, और R के लिए 4 और S के लिए 1, मतलब C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं और उसके इंस्ट्रक्शन एक बार हम देख लेते हैं। सेक्शन 2 यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 12 मार्क्स मिलेंगे और दिस सेक्शन कंटेन्स 3 क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन के पास में 4 ऑप्शन होंगे, ABCD, और 1 और मोर देन 1 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें, अगर हमको +4 मार्क्स चाहिए तो हम सारे जो करेक्ट ऑप्शन है अगर वो टिक कर देते हैं उनको +4 मिलेगा। +3 कब मिलने वाला है? इफ़ ऑल 4 ऑप्शन करेक्ट, अगर 4 ऑप्शन करेक्ट हैं और हम उसमें से केवल 3 ऑप्शन करेक्ट चूज करते हैं तो हमको +3 मिलेगा। +2 कब मिलेगा? जब 3 और मोर देन 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे और हम उसमें से 2 सही ऑप्शन चूज कर लेंगे, ठीक है। +1 कब मिलेगा? जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो और उसमें से हम एक ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट चूज कर लेते हैं। अगर हमने कोई आंसर नहीं किया तो 0 मार्क मिलेंगे और दूसरे सारे केस के लिए हमको -2 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसा इसका मार्किंग स्कीम है, ज़रा ध्यान से हमको एक बार रीड कर लेना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सेक्शन 2 का क्वेश्चन है। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल P नॉट हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट इट्स सेंटर इज केप्ट एट डिस्टेंस R। ओके, इसका मोमेंट जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो P नॉट है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I यहाँ पर गिवन है, ठीक है। सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस R, the surface charge density is sigma, is uniformly distributed on spherical shell. The dipole is initially oriented at angle theta as shown in figure. While staying at distance r, the dipole is free to rotate about its center. है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन फॉर एनी वैल्यू ऑफ आर। डेफिनेटली ये गलत ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस डाइपोल से डिस्टेंस अगर पास में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल ऑसिलेट नहीं करता है। तो फर्स्ट जो है उसके लिए अगर हम ए ऑप्शन की बात करते हैं तो वो नॉट पॉसिबल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम आर की वैल्यू बहुत छोटी लेते हैं, ठीक है, आर अगर हम स्मॉल लेते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो नॉन यूनिफॉर्म बनेगा। कैसा बनेगा? नॉन यूनिफॉर्म बनेगा और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेशन नहीं होंगे, ठीक है। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। बी की बात करें तो अगर आर का वैल्यू कैपिटल आर से बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोक्सीमेट कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो ऑसिलेट करेगा। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो हम बी वाले को बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। अगर हम सी की बात करें तो डाइपोल अंडरगोज स्मॉल ऑसिलेशन विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, तो आर इक्वल टू 2r अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर हम ऑसिलेशन कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब थर्ड वाला भी यहाँ पर हम रॉन्ग चूज करेंगे ना। डी वाले के लिए हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट करें, अगर हम डी की बात करें, ठीक है, क्योंकि जो सी वाला ऑप्शन है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी, पर आर का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है ना, जैसे कि यहाँ पर गिवन है आर इज़ वैल्यू वेरी ग्रेटर देन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोक्सीमेट यूनिफॉर्म होगी। तो यहाँ पर अगर हम उसके टॉर्क की बात करें तो टॉर्क होगा P इंटू ई इंटू साइन थीटा। पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना पड़ेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होता है, ओके। और Q को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल R स्क्वायर उसका रेडियस है ना, टोटल सरफेस एरिया
डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। टॉर्क हम लिखेंगे, इसको टॉर्क को हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी, ई का वैल्यू हम रखेंगे सिग्मा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू स्मॉल ऑसिलेशन के लिए साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट हम थीटा लिख सकते हैं। अगर थीटा का वैल्यू वेरी स्मॉल है, जैसा उन्होंने कहा है कि स्मॉल ऑसिलेशन, तो साइन थीटा जो होता है वो अप्रोक्सीमेट कितना होता है, थीटा के बराबर होता है ना। चूँकि आप एडवांस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सारी बातें पता ही होगी। अल्फ़ा का वैल्यू अगर हम यहाँ पर फाइंड करें तो हमको मिलेगा माइनस पी सिग्मा आर, और यहाँ पर स्मॉल आर का वैल्यू हमारे पास में 10 आर है, तो एप्सिलॉन नॉट 10 कैपिटल आर का स्क्वायर ओके इंटू थीटा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को हम सॉरी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर, जो थीटा का यहाँ पर कोफिशिएंट है वो ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या होती है, एसएचएम का जनरल इक्वेशन होता है अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर को हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो वो होगा पी सिग्मा डिवाइडेड बाय 100 एप्सिलॉन नॉट ओके इंटू आई, यहाँ पर आई से भी हम डिवाइड करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू हमको यहाँ से पता चल जाएगा, दैट इज रूट पी सिग्मा डिवाइडेड बाय 100 एप्सिलॉन नॉट आई। और यही हमारा डी ऑप्शन है ना। यहाँ पर डी ऑप्शन में बिल्कुल आर का वैल्यू कैपिटल 10 आर रखने के बाद उसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी इतना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस एसएचएम के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। थैंक यू।